अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं हसन रियाज, मेरी ज़िंदगी का वो केस जिसने मुझे डॉक्टर बनाया। उस बच्चे का फादर ये कहता है कि इस बच्चे का इलाज करते हुए मैं डॉक्टर बना। वह ये कि फैमिली एंड फ्रेंड का केस था स्किन इरप्शन का। तो उसको ठीक करने में मुझे 8 से 9 माह मुसलसल स्टडी करना पड़ी। तब न मैं प्रोफेशनली डॉक्टर था, मैं सिर्फ एक होम्योपैथी का स्टूडेंट था जो मुसलसल होम्योपैथी को शौक में पढ़ता रहता था। और होम्योपैथी को पढ़ते हुए मुझे कोई 8 से 10 साल हो गए थे। तो एज अ चैलेंज, और जब मुझे पता चला कि उस बच्चे को नाकाबिले इलाज करार दे दिया गया है, तो फिर मैंने उस बच्चे के इलाज का फ़ैसला किया। रियाज अहमद मेरे दोस्त हैं। उनका बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदाइश के ठीक 10 एक दिन बाद ना सर पर वाइट इरप्शन निकलना शुरू हुई। वो ड्राई होती गई और ड्राई हो गई। इस तरह मामला बढ़ता गया। फिर हल्की हल्की उनमें पीप पड़ना शुरू हो गई। पीप पड़ने से पहले उस बच्चे के राइट ईयर की पिछली जानब एक पीपदार छाला बना, और वो छाला कुछ अरसे बाद ठीक हो गया, मगर सारी इरप्शन सर पर निकल आई और सर पर पीपदार काफ़ी सारे दाने निकल आए। सर की इन इरप्शन का इलाज जब शुरू हुआ, कभी वो तेल लगाएं, कभी घी लगाएं, कभी कोई मरहम लगाएं, कभी डॉक्टर के इंजेक्शन, तो वो मामला बढ़ता गया। हत्ता कि बच्चे की उम्र तकरीबन 2.25 साल हो गई जब उन्हें एक मरहम मिला जो एक मशहूर नाई था। उसका बहुत मशहूर मरहम था कि ये मरहम लगाएं तो जैसा भी ज़ख्म है ठीक हो जाता है। तो उन्हें वो मरहम मिला, उन्होंने सर पर मरहम लगाया और सारी इरप्शंस उसी दिन बैठ गई। मैं उन दिनों अपनी लाहौर में अपनी स्टडीज़ के लिए होता था। जब भी मैं वापस गांव जाता तो कटिंग के साथ बहुत सारा टाइम मुझे रियाज के साथ गुजारना होता था, उनके कुछ साइड बिजनेस को डिस्कस करने के लिए या कुछ फैमिली मैटर्स को। तो मेरा टाइम काफ़ी जो है ना 2-3 घंटे बाकायदगी से रियाज अहमद के पास गुजरता था। इस बार जब मैं गया तो रियाज ने मुझे बताया कि जी हसन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके सर की इरप्शन बिल्कुल ठीक हो गई हैं। फ़लाँ शख्स से मुझे मरहम मिला और उसके बाद उसका सर बिल्कुल साफ हमवार हो गया है, बिल्कुल किसी भी तरह की ना खुश्की है, ना पीप है, ना पीपदार दाने हैं। अब मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी कि जो इतने इलाज से बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा, वो ऐसी कौन सी मरहम है जिससे वो ठीक हो गया। खैर, जब हम घर गए तो बच्चे को देखा, बच्चे के जिस्म पर स्वेलिंग थी, और इस तरह की स्वेलिंग जैसे आप हवा भर देते हैं। उसके बाजुओं पर और उसकी कलाई से नज़र आ रहा था कि बाजुओं के ऊपर जो उसकी पूरे बाजुओं के ऊपर जो गोश्त लग रहा है वो गोश्त नहीं बल्कि हवा की स्वेलिंग है। टांगों पर भी ऐसी स्वेलिंग थी और उसका चेहरा मुझे उन 2 बच्चों की तरह लग रहा था जो बचपन में पहली दूसरी क्लास में हमारे क्लास फेलो हुआ करते थे, और उनको हम स्कूल में सारे बच्चे ड्रम और पीपा के नाम से जानते थे। ये उन दोनों बच्चों के नाम थे। उनकी बॉडी सर से लेकर पांव तक फूली हुई, हवादार और गोल मटोल थी। ये मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। वो बच्चे प्राइमरी स्कूल में हमारे यानी कि स्कूल फेलो थे। फिर बाद में उन बच्चों का सुनने में आया कि जब वो 18-18 साल के हुए तो उनकी ग्रेजुअली पहले एक की और फिर दूसरे भाई की डेथ हो गई। तो जब मैंने हसन रियाज को देखा सर की इरप्शन ठीक होने के बाद, तो एग्जैक्टली उसकी वही शक्ल थी जो उन 2
भाइयों की थी। तो मेरी तो जैसे होता है ना कि एक बार आह निकलते निकलते रुक गई। वो रियाज अहमद मेरे मतलब बहुत प्यारे दोस्त, और उनका बच्चा जो है वो मतलब मेरे बड़े बच्चे का हम एज। तो पहला पहला बच्चा तो बड़ा फिक्र होता है। जब मेरी वो एक सर्द आह निकलते निकलते रुकी, तो उसी असना में रियाज अहमद ने कहा कि देखें, ये बच्चे को तकलीफ़ इतनी थी सर की वो इरप्शन की वजह से कि बच्चा तो फूल ही नहीं रहा था, ये तो लकड़ की तरह बिल्कुल बारीक सूखा हुआ था। और जिस दिन इसकी इरप्शन ठीक हुई हैं उसी दिन से ये माशाल्लाह आप देखें कितना मोटा हो गया। अब फादर जो है उस बच्चे का वो उसको पॉजिटिव ले रहा है, मैं इंतहाई वो मेरे सामने वो केस आए जो मतलब वो मतलब इंतहाई तकलीफ दे केस थे। तो उस लम्हे पर मैंने बजाय इसके कि कोई नेगेटिव अल्फाज बोलता, मैंने दुआ दी कि अल्लाह ताला शिफा दे और अल्लाह ताला से दे, और वापस आ गया। मगर वो बच्चा मेरी नज़रों से हट नहीं रहा था। कुछ अरसे के बाद जब मेरा दोबारा मिलना हुआ तो रियाज अहमद ने कहा कि उसकी टांगों पर कुछ इरप्शन निकली हैं, और मैंने इसकी फ़लाँ फ़लाँ जो है वो दवाई जो है करवाई है फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर से। मैंने कहा नहीं यार, आप ऐसा करें कि हकीम अजीज़ साहब के पास जाएं। हकीम अजीज़ साहब बड़े प्रोफेशनल हकीम हुआ करते थे कदीम ज़माने के हमारे शहर के, और वो मतलब प्रोफेशनली बुज़ुर्गों बुज़ुर्गों वाली हिकमत क्या करते थे। तो मैंने कहा कि आप इन्हें हकीम अजीज़ के पास ले जाएं, तो बजाय इसके कि कोई इर्द गिर्द से इलाज करवाएं। खैर हकीम साहब के पास वो ले गए। बच्चा कभी बेहतर हुआ कभी नहीं। 3-4 माह उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद या तो लग कर इलाज नहीं करवाया या उस बच्चे का पूरा इलाज ना हो सका। फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया कि फैसलाबाद में एक मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं तो वहाँ से इलाज करवाएं। अब मेरे गांव से, मगर रियाज अहमद ने उस बच्चे को बाकायदगी से, यानी आफ्टर 15 डेज, बगैर किसी तात्तल के बगैर किसी छुट्टी के बाकायदगी से अपना हमाम बंद करते और उस बच्चे को ले जाते, और तकरीबन 8 से 9 माह इलाज करवाया, मगर वहाँ से भी शिफा याबी ना हुई। फिर मैंने ही मशवरा दिया। उस वक़्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बहुत धूमधाम थी, लाहौर वाले चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, और इलाज बड़ा प्रोफेशनल बड़ा अच्छा हुआ करता था, पेशेंट की तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो मैंने रेफ़र किया कि आप जो है ना, आप इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं, तो वहाँ से लग कर इलाज करवाएं, उम्मीद है कि वहाँ इलाज इसका हो जाएगा। 8 से 9 माह उस बच्चे का इलाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल हुआ। 8 से 9 माह के बाद बकौल रियाज अहमद उन्होंने मुझे टाइम दिया 1 माह का कि आप फ़लाँ दिन को आएँ और बच्चे को साथ लेते आएँ। तो जिस पैनल ने जिन जिन डॉक्टर्स ने इस सारे दौरान में आपके बच्चे का इलाज किया है, हम उन सब डॉक्टर्स को इकट्ठा करेंगे और फिर हम मीटिंग करके तो इसके अगले इलाज का डिसाइड करेंगे। रियाज अहमद कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ शख्स था, वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, बच्चे बच्चे को टेबल पर लिटाया हुआ था, और वो 8-10 डॉक्टर जिन्होंने इस बच्चे का इस सारे दौरान में इलाज किया था, वो साइडों पर टेबल के बैठे हुए और वो आपस में इंग्लिश में डिस्कशन करते रहे, और मैं उनके मुंह की तरफ देखता रहा। जो चेयरमैन थे उनसे वो सारी बातें कर रहे थे, वो इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या डिस्कशन करते रहे। एंड पर जब चेयरमैन ने बच्चे की फाइल को बंद किया, तो उसके बंद करने के तअस्सुरात को मैं समझ रहा था कि शायद ये नाकाबिले हल मसला है। उस चेयरमैन ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि आप इस बच्चे का मज़ीद इलाज हमारे पास ना करवाएं, बल्कि कहीं से भी ना करवाएं, इस बच्चे को बड़ा होने दें। उम्मीद ये है कि जब ये बच्चा 7-8 साल का होगा तो इसकी ये इरप्शन, स्किन की सारी इरप्शंस ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। दरमियान में एक मरला मैं छोड़ रहा हूँ कि हकीम अजीज़ साहब के इलाज के बाद उकाड़ा में एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तो
रियाज अहमद को किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि वहाँ जाएं। वहाँ वो बच्चे को ले गए तो उस वक़्त उस बच्चे की चेस्ट के अपर एरिया पर, ये चेस्ट का जो अपर एरिया है ये इरप्ट था और बड़ी बुरी तरह इरप्ट था, पीपदार इरप्शन थी और बाकी बॉडी सारी साफ थी। इस सारे दौरान में याद रखें कि उस बच्चे का सर दोबारा नहीं फूला, यानी जो पहली बार उसका सर फूला था और जो मरहम से ठीक हुआ था उसके बाद उसका सर कभी नहीं दोबारा फूला। तो बच्चे की सारी छाती यानी रिब केज का सारा एरिया गर्दन तक ये इरप्टिव था और पीपदार इरप्शंस थी। तो जब उस हॉस्पिटल में उस बच्चे को ले जाया गया तो उन्होंने उस बच्चे की प्लस्तर कर दिया, कोई मेडिसिन वगैरह लगाई, कोई मरहम या कोई इस तरह की ट्यूब लगाई और उसके ऊपर प्लस्तर कर दिया और कहा कि 15 दिनों बाद ये प्लस्तर खोलना है। 15 दिनों बाद जब प्लस्तर खुला तो जिस्म बिल्कुल साफ था, कहीं कोई इरप्शन नहीं थी और स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वही सिर्फ निशान था जो 15 दिन प्लस्तर रहने से होता है, 2-4 दिन खुला रहने से वो निशान भी ठीक हो गया और स्किन नॉर्मल हो गई। 2 से 3 वीक के बाद उस बच्चे को ठीक होने के बाद बिल्कुल ये छाती का जिस एरिया में इरप्शन थी एग्जैक्ट बैक पर, एग्जैक्ट इसी एरिया के कमर पर पीछे उतना ही एरिया स्वेल हो गया और इरप्शन हो गई और पीपदार इरप्शन हुई। अब इस बच्चे को दोबारा उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और दोबारा जो है उसको प्लस्तर कर दिया बैक पर। 15 दिन बाद जब प्लस्तर खुला तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी, 2-4 दिनों में स्किन की रंगत भी बिल्कुल फेयर हो गई और बाकी स्किन से मैच कर गई। मगर 2 से 3 वीक के बाद छाती वाला एरिया छोड़कर और कमर वाला वो एरिया छोड़कर पेट वाले एरिया पर उतनी ही इरप्शन दोबारा निकली और वो पीपदार इरप्शन थी। दोबारा उसको उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने तीसरी बार फिर पेट पर प्लस्तर कर दिया। 2 हफ्ते बाद प्लस्तर खुला तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी। ठीक 2-3 हफ्ते बाद एग्जैक्ट पेट की बैक पर सारी कमर पर दोबारा इरप्शन निकला है। अब ये चौथी बार है। तो इलाज करने वाले को समझ जाना चाहिए कि क्या सूरत हाल है, मगर अब उन्होंने चौथी बार फिर प्लस्तर कर दिया। जब उन्होंने प्लस्तर किया 2 हफ्ते बाद खोला तो बिल्कुल वो नॉर्मल था। उसके बाद इरप्शन उसकी टांगों पर चली गई और उसकी गर्दन और इस एरिया में आ गई। उसके बाद फिर मैंने उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र किया और फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने कुछ अर्सा इलाज के बाद उसकी फ़ाइल क्लोज कर दी। जब मैं रियाज अहमद से मिलने गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने पूछा कि हसन का क्या हाल है तो उसकी आंखों में आंसू थे और भर्राई हुई आवाज़ में बोला कि अब उन्होंने तो मुझे तसल्ली दी है उन डॉक्टर्स ने, मगर मुझे पता है कि ये इलाज नाकाबिले हल है, ये मसला नाकाबिले हल है और उन्होंने मुझे यही कहा है कि इस बच्चे को बड़ा होने दें, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब रियाज अहमद की मैंने ये भराई हुई आवाज़ सुनी, आंखों में आंसू देखे, तो मेरे इतने अरसे से करीबी दोस्त थे तो मुझसे रहा ना गया और मैंने कहा कि बस मेरे कुछ ज़रूरी एग्ज़ाम्स थे। उन दिनों मेरे CSS के फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और साथ PCS के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने कहा कि बस ये मेरे ज़रूरी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जब मैं फ़ारिग होकर आऊँगा ना तो फिर मैं ख़ुद इसका इलाज करूँगा। उससे पहले मैं स्किन इरप्शन के काफ़ी सारे इलाज कर चुका था, मगर ये याद रखें मैं एक तालिब इल्म था। मैंने होम्योपैथी को सिर्फ शौक़ में पढ़ा था, ना मैंने कभी कहीं दाखिला लिया था, ना मैंने इसका डिप्लोमा किया था और ना ही मेरा कोई क्लिनिक था। शौक़ में मैंने इसको 1989 से पढ़ रहा था और बड़ी डिटेल में सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ था। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 2001 की बनती हैं। जब मैंने ये वादा किया कि मैं अब इसका खुद इलाज करूँगा,
उसके 3-4 माह के बाद जब मैं रियाज अहमद से मिला तो मेरी कटिंग वो कर रहे थे बालों की, और साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके एग्ज़ाम कैसे हुए। मैंने कहा जी ठीक हो गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब मैं 2-4 माह गाँव में रहूँगा, लाहौर नहीं जाऊँगा। अब वो सारा मुझसे तसल्ली से पूछे जा रहे थे। मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं हसन अहमद का इलाज का वादा कर चुका हूँ और बड़े जज्बाती अंदाज में मैं कह चुका था कि अब ये इंशाल्लाह मैं ठीक करूँगा। वो सारी बातें मुझसे करता गया कटिंग के दौरान में। जब एंड पर फारग हुए तो मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। कहते घर चले ना, खाना खा लें। मैंने कहा नहीं, मुझे मतलब जो है ना अभी जल्दी जाना है। कहते नहीं नहीं, खाना खा लें। मुझे घर ले गया, खाना खिलाया। उस वक़्त भी मुझे याद नहीं आया कि मैं हसन अहमद के इलाज के लिए वादा कर चुका था। जब मैं निकलने लगा तो मुझे कहते हैं कि यार आपने तो वादा किया था कि मैं हसन का इलाज करूँगा जब मैं गाँव 3-4 माह रहूँगा। अब तो आप लाहौर में नहीं रह रहे, आपने खुद कहा है कि मैं 3-4 माह इधर गाँव में रहूँगा। आपके सारे एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो अब इसका इलाज। ओह माय गॉड! मुझे याद आया कि ओह! मगर अंदर से मुझे एक तरह का जैसे विश्वास था कि पता नहीं मैं इसका इलाज कर पाऊँगा कि नहीं। वो जो मैंने बिल्ली वाली वीडियो आपको दी है, सिर्फ वही मेरे पास एक ऑथेंटिक ट्रस्ट था कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ अगर इसकी इरप्शन निकल आए तो। वो बिल्ली वाले वीडियो का जिसने मुझे सोरा के मियाज़म की सही एक्चुअल हकीकत बताई, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और कुदरत कैसे इलाज करती है वो मेरे सामने था। तो उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैंने रियाज अहमद के इलाज, मैंने हसन अहमद के इलाज का फ़ैसला कर लिया। मैं उन्हें अपने साथ ले गया और कहा कि मैं आपको सिर्फ 3 पुड़िया दूंगा। अगर इन 3 पुड़िया लेने के बाद इस बच्चे के सर, जो कि उसकी बचपन में फूला था, उसके बाद उसका सर कभी भी नहीं फूला जब मरहम अप्लाई की गई। मैंने कहा कि अगर इसका सर दोबारा फूल जाता है तो फिर मैं इसका इलाज कर सकूँगा, और अगर इसका सर दोबारा नहीं फूलता है तो फिर शायद मैं इसका इलाज ना कर पाऊँ। कहते आप अल्लाह का नाम लेकर दवाई तो शुरू करें। ये जो मैंने कहा है ना कि सर दोबारा फूल पड़ेगा, ये ये जो मैंने कहा है ना कि सर दोबारा फूल जाएगा, तो ये डॉक्टर हेरिंग्स का लॉ ऑफ क्योर है कि चीज़ें अंदर से बाहर आती हैं और उसी रास्ते से वापस जाती हैं जिस रास्ते से अलामात आई हुई होती हैं। तो ये चूँकि मैं होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई थी, बड़े शौक़ में पढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे यकीन था कि अगर हसन रियाज का सर अगर वो दोबारा इरप्ट हो जाता है तो उसका इलाज हो जाएगा। मैं अपने घर ले गया रियाज को और 3 पुड़िया सिलेशिया 1M की 3 पुड़िया दे दी। उस वक़्त मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि 3 पुड़िया इकट्ठी देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेशिया 1M की मैंने 3 पुड़िया दी और कहा कि ये पहली पुड़िया आज दे दें, अगर इसका सर इरप्ट हो जाए कल सुबह तक तो ठीक है, वरना अगली शाम रात को फिर दे देनी है। इरप्ट हो जाए तो ओके, अदरवाइज तीसरी पुड़िया फिर दे देनी है। अगली सुबह मैं एक्सरसाइज करके अभी अपने घर जा ही रहा था कि रियाज अहमद मेरे घर के सामने आया हुआ था और कहता है जी ये 2 पुड़िया बाकी बच गई हैं और हसन का सर जो है वो इस तरह इरप्ट हुआ है कि जैसे उबल कर पीप बाहर निकल रही है। और वो ये देखें कि उबल कर पीप बाहर निकल रही है, ये कितनी खौफनाक बात है। मगर वो खुश था, उसे मेरी बात पर ट्रस्ट था, जो मैंने उसे सारी होम्योपैथी फ़िलासफ़ी बताई थी इलाज स्टार्ट करने से पहले कि इसका इस तरह इलाज होगा, जिसमें यह था कि पहले ऊपर वाले हिस्से ठीक होंगे, फिर बाद में नीचे वाले हिस्से ठीक होंगे, अंदर से अलामात बाहर आएंगी, उस दौरान में इसे तेज़ बुखार होगा, आपने बर्दाश्त करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी अलामात की मैंने तसल्ली देकर मियाँ बीवी दोनों से ये वादा लेकर उसके बाद उसका इलाज शुरू किया था। रियाज अहमद बहुत खुश थे कि अब चूँकि इसका सर जो है गुज़श्ता 2.5-3 साल से फूला नहीं था, अब दोबारा फूल गया है,
लिहाजा वो बात के अंदर से चीज़ें बाहर आएंगी और उसी रास्ते से वापस जाएंगी जिस रास्ते से अलामात आई हैं। तो उसे बहुत यकीन था, बहुत खुश था कि उस बच्चे का सर फूल गया और इतना फूला है कि पीप जो है ना वो उबल उबल कर बाहर निकल रही है। अब ये आप देख सकते हैं, जब आप अपने पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करते हैं तो वो बजाय परेशान होने के होम्योपैथिक इलाज के दौरान तसल्ली में जाता है कि जो रास्ता डॉक्टर ने बताया था वही रास्ता इख्तियार किए हुए है। इलाज उस बच्चे का 14 माह चलता रहा टोटल। दरमियान में उस बच्चे को तकरीबन 6 माह शदीद बुखार रहा, इतना बुखार कि उस बच्चे को हाथ टच नहीं होता था। उस बच्चे को जब मैं एक बार रात को एक बार विजिट करने गया तो सारी उसकी स्किन गैब थी, उसके सर के बाल, भौं के बाल, पलकें, उसके नाखून 3 बार गिरे हैं, सारे के सारे 20 के 20 नाखून गायब हो जाते थे। उसकी सारी स्किन गायब हो गई। गोश्त का एक लोथड़ा था जिसे टॉवल से उठाकर वो बिस्तर पर डालते थे और ज़्यादा देर वो पंघूड़े में रहता था। वो कहते हैं कि रात को हम इसे झूले में डालते थे और दूर तक पीप जो है वो निकल निकल कर उसके जिस्म से दूर तक फर्श पर गिरी होती थी। इन हालात में उस बच्चे का इलाज हुआ। जो जो खौफनाक सीन पीप के उस बच्चे के मैंने देखे हैं वो बयान करने के काबिल नहीं है, मगर आफरीन है उसके वालिदैन पर कि उन्होंने जो रास्ता मैंने कहा, जैसे जैसे वो बातें सच्ची होती जाती वैसे वैसे वो फॉलो करते जाते और यूं उसका 14 माह में इलाज मुकम्मल हो गया और एंड जो है एंड में उसके पाँव ठीक हुए। रियाज अहमद अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि क्या इसकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, वापस आ जाएगी। उस बच्चे की स्किन भी वापस आई। फिर अगला क्वेश्चन काफ़ी देर चलता रहा कि क्या इसकी जिल्द पर बाल उग आएंगे। वो बाल भी दोबारा हो गए। इस वक्त वो बच्चा माशाल्लाह कोई 20-22 साल का है, फुल जवान, लंबा चौड़ा, सेब की तरह रंग है उसका और वो बच्चा मुकम्मल हेल्दी है। ये केस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मगर ये केस सुनाना ज़रूरी था। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सूरह मियाज़म पढ़ा रहा होता हूँ तो ये केस लाजमी सुनाता हूँ। कुदरत का इलाज, वो बिल्ली वाला केस और हसान रियाज का केस, ये मैं बाकायदगी से हर सेशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि उन्हें पता हो कि सूरह को ट्रीट कैसे करना है और सूरह की ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या मरले आते हैं जो डॉक्टर को भी बर्दाश्त करना होते हैं और पेशेंट को भी बर्दाश्त करना होते हैं। डॉक्टर को इस सेंस में कि डॉक्टर कहीं घबरा ना जाए। उस बच्चे का बुखार देखकर बुखार को तोड़ना नहीं है, उस बच्चे की इरप्शन देखकर बेचैनी और इस तरह के और भी केसेस हैं जो मैं वक्त आएगा तो आपको सुनाऊंगा। स्किन इरप्शन में बहुत मिसाली केसेस हैं और भी, मगर ये केस मैं बाकायदगी से बमा नाम लेकर, क्योंकि नॉर्मली हम पेशेंट का नाम नहीं लेते हैं मगर ये मैं नाम लेता हूँ क्योंकि रियाज अहमद मुझे कहते हैं कि आप कभी भी डॉक्टर ना होते या कामयाब डॉक्टर तो बिल्कुल भी ना होते अगर आप हसान का इलाज ना करते। उस बच्चे के इलाज के दौरान में कम से कम 6 से 8 माह मेरे बेड पर सिर्फ बुक्स, होम्योपैथी की बुक्स चारों जानब बिखरी होती थी और मेरी स्टडी टेबल पर सिर्फ होम्यो की बुक्स होती थी। इतनी स्टडी के बाद जाकर वो केस क्लियर हुआ और उस केस के बाद ही रियाज अहमद ने मुझे इनकरेज किया कि आपको होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जिसे हम नाकाबिल इलाज समझ रहे थे उसका अगर इलाज हो गया है तो पता नहीं इस ज़रिए से आपको कितनी दुआएं मिलें।